हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विपाट चलें। मॉडर्न हिस्ट्री के सीरीज़ में आज सेकंड वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अराइवल ऑफ द यूरोपियंस। हम लोग यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश, डेन्स, फ्रेंच, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्लस इन लोगों ने कहाँ कहाँ फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश की थी, इन लोगों का क्या क्या इफेक्ट पड़ा इंडियन कॉन्टिनेंट पे, इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने देखा था डिक्लाइन ऑफ द मुगल्स, मुगल का कैसे डिक्लाइन होता है, औरंगजेब के बाद कौन कौन से किंग्स हुए, उनकी क्या क्या पॉलिसीज़ थी, चार टाइप के नोबल कौन कौन से थे, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे फैक्ट्स हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। तो आज हम लोग जो है यूरोपियंस के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियंस के अराइवल के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे किस किस सीक्वेंस में यूरोपियंस का अराइवल हुआ भारत की धरती पर, कहाँ कहाँ उन्होंने फैक्ट्रीज लगाए, कहाँ कहाँ उनके ट्रेडिंग स्टेशंस थे, ये सब हम लोग देखेंगे। और उनका एक क्या सिग्निफिकेंस रहा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, उस चीज़ के बारे में भी आज हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो में बढ़ने से पहले मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। और याद रखें, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और आप लोगों के काम आ सकती है। ये जितना भी मटेरियल मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, ये सारा कुछ फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है। इन मटेरियल्स को पढ़ने के लिए लोग कोचिंग सेंटर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसे देते हैं, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर फ्री में पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इससे ज़्यादा ना बीपीएससी में आने वाला है, ना इससे कम बीपीएससी में आता है। तो आराम से आप लोग यहाँ पढ़ सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग वीडियो की तरफ। देखिए, ये मैंने अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डाल दिया है यहाँ पर। ये मेरे चैनल का नाम है विपाट चले, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं। ये मेरे चैनल का छोटा सा एक नाम है। एक मिनट में पेन का कलर चेंज कर लूँ। ये है मेरे चैनल का नाम और ये मेरा है टेलीग्राम का हैंडल HTTPS मिश्रा जी, इस पर आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। मैंने बीकॉम की पढ़ाई की है इकोनॉमिक्स में फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी में। 17 BPSC मेंस में अपेयर कर चुका हूँ। वैसे तो मैं 1-2 PCS में और भी मेंस में अपेयर कर चुका हूँ, पर बहुत बड़ा मेंशन हो जाएगा, तो इसलिए मैंने सिर्फ एक का ही मेंशन यहाँ पर किया है। बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। देखिए, थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि यूरोपियंस के अराइवल का इंट्रोडक्शन क्या था, कैसे उन्होंने अराइवल शुरू किया। देखिए, मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ यूरोपियन के अराइवल्स का। यूरोपियन के पहले जो है, शुरुआत में हमारा जो ट्रेड होता था वो होता था बाय लैंड। मेजर ट्रेड हमारा जो है लैंड रूट से होता था, वाया सिल्क रूट भी आप कह सकते हैं। सिल्क रूट से भी हमारा जो है ट्रेड होता था, ठीक है। सिल्क रूट से भी हमारा ट्रेड होता था। मेनली अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। अरब कंट्रीज़ के साथ ही यूजुअली हम लोग ट्रेड करते थे। यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ उतना ज़्यादा ट्रेड नहीं था। कहीं ना कहीं रोमन्स के साथ हमारा ट्रेड रहा है एंशिएंट हिस्ट्री में, पर मॉडर्न हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो सिल्क रूट के द्वारा ही अरब कंट्रीज़ के साथ हमारा ट्रेड रहता था। इसके अलावा और कहीं भी कोई भी ट्रेड इस्टेब्लिशमेंट नहीं हुआ था। स्पेशली यूरोपियंस के साथ तो कोई भी ट्रेड इस्टेब्लिश नहीं होता। यूरोपियंस के साथ ट्रेड होता था, पर बीच में अरब्स भी आते थे, तो अरब्स के साथ भी जो है ट्रेड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है, जब ऑटोमन एम्पायर जो है एक धीरे धीरे फैलना शुरू करता है, धीरे धीरे वास्ट मेजर्स पे फैलना शुरू करता है, तो उनका एक होल्ड बन जाता है इस ट्रेड रूट पर। ये जो ट्रेड रूट होता है ना, इस ट्रेड रूट पर इनका एक सिंपली एक होल्ड बन जाता है, जिससे यूरोप से जितना भी ट्रेड हम लोगों का हो रहा था भारत में, वो सारा ट्रेड बंद हो जाता है। तो यूरोपियंस के पास जो है कोई ऑल्टरनेटिव नहीं बचता कि अब हम लोग ट्रेड करें कहाँ से। ऑल्टरनेटिव ज़ीरो हो जाते हैं ट्रेड करने के, तो ऑल्टरनेटिव बचेगा नहीं, तो ट्रेड करने में परेशानियां आएंगी। तो इस ट्रेड को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है, हमें दूसरा रूट ढूंढना है, सेकेंड ऑल्टरनेटिव ढूंढना है। तो सेकेंड ऑल्टरनेटिव उन्हें मिला बाई सी। देखिए, हम लोग सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं वास्को डा गामा जो थे, वास्को डा गामा, बहुत लोग बोलते हैं कि भारत की खोज वास्को डा गामा ने की। वास्को डा गामा ने भारत की खोज नहीं की, वास्को डा गामा ने यूरोप से भारत के रूट की खोज की थी। आप ये कह सकते हैं कि यूरोप से भारत आने के समुद्री रूट, सी रूट की खोज जो है वो वास्को डा गामा ने की थी। भारत की खोज वास्को डा गामा नहीं किए थे।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो है लैंड ट्रेड रूट जो है वो डिसरप्ट होने के कारण यूरोपियन ट्रेड जो हो रहा था भारत के साथ, वो ट्रेड पूरी तरीके से बंद हो जाता है और यूरोपियंस को जो है एक नया ऑल्टरनेट ढूंढना पड़ता है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि यूरोपियंस को बहुत अच्छे से पता था कि इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ स्पाइसेस। यहाँ पर स्पाइसेस बहुत तरीके के पाए जाते हैं। यहाँ पर कॉटन के भी बहुत सारे प्रोड्यूस जो है, कॉटन मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत जो है बहुत ज़्यादा ऊपर के लेवल पर था। तो भारत से ट्रेड जो है एक सरप्लस का जरिया बनता था, क्योंकि वहाँ और यहाँ के करेंसी में थोड़ा डिफरेंस तो होता ही था, शुरू से ही डिफरेंस था, पर कहीं ना कहीं एक सरप्लस जनरेट करता था यूरोपियंस के लिए। इसलिए यूरोपियंस ने जो है सी रूट जो है अपनाना शुरू किया। अब हम लोग देखते हैं कि यूरोपियंस का इंट्रोडक्शन क्या है। देखिए, सबसे पहला इंट्रोडक्शन हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट वाया द केप ऑफ गुड होप। अब अगर आप मैप में देखेंगे तो केप ऑफ गुड होप आपको अफ्रीका के नीचे मिलेगा। वो आपका सॉरी मैं भूल रहा हूँ, वो मेडागास्कर वाला जो एरिया है, मेडागास्कर कंट्री के बगल से जो एक नैरो एरिया गया हुआ है, उसे कहीं ना कहीं हम लोग केप ऑफ गुड होप कहते हैं। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा कि केप ऑफ गुड होप कौन सा है। मेरी जानकारी में केप ऑफ गुड होप वही है जहाँ से वास्को दा गामा सबसे पहले जो है भारत आने का कोशिश किए थे। देखिए, इसके पहले वास्को दा गामा भारत आए, उसके पहले बार्थोलोमो डियाज भी जो है वो पहले पोर्टुगीज बने थे जिन्होंने केप ऑफ गुड होप को खोजा था या केप ऑफ गुड होप तक पहुंचे थे। पर देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा दिया हुआ है विद द डिस्कवरी ऑफ न्यू सी रूट डिस्कवरी करने का जरूरत क्या पड़ा। लैंड रूट से भी तो आया जा सकता था। पोर्टुगल से अगर आप इंडिया लैंड रूट आ सकते हैं, वाया लैंड रूट, तो आप आ सकते हैं, पर कहीं ना कहीं लैंड रूट पूरी तरीके से डिसरप्ट हो चुका था। ठीक है, इसीलिए सी रूट खोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। तो विद द डिस्कवरी ऑफ सी रूट वाया द केप ऑफ गुड होप बाय वास्को दा गामा इन 1498, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट वॉयज, पहली बार भारत कब आए थे वास्को दा गामा? 1498 में। मेनी ट्रेडिंग कंपनीज केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर ट्रेडिंग सेंटर्स। यानी वास्को दा गामा जो है वो पहली बार भारत पहुंचते हैं वाया केप ऑफ गुड होप। उन्होंने न्यू सी रूट ढूंढा और उन्हीं के रास्ते पे ऑन द लाइंस ऑफ वास्को दा गामा अदर ट्रेडिंग सेंटर, अदर कंट्रीज ने जो है इंडिया में जो है अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया, क्योंकि अदर कंट्रीज के साथ भी जो है ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा फैसिलिटेटेड हो सकता था भारत के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद था। अनटिल एंड अनलेस ब्रिटिशर्स का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा था, तब तक जो है ट्रेड बहुत अच्छे से हो रहा था भारत में। एक्सप्लॉयटेशन इन द मीन्स ऑफ ट्रेड जो है वो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने ही शुरू किया था। आगे देखते हैं, एट द आउटसेट दे एंटर्ड इंडिया एज ट्रेडर्स, but with passage of time, in order to safeguard their commercial interests, they tried to dominate the politics of India। देखिए, किसी भी कंट्री में आप एज अ ट्रेडर आ रहे हैं, एज अ बिजनेसमैन आ रहे हैं, यहाँ पर आपके कमर्शियल इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानियाँ होंगी ही। अगर आप नॉर्थ इंडिया में रहते हैं और आप महाराष्ट्र जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप अभी देख सकते हैं कि किस तरीके से मार पीट करके मराठी बुलवाने के लिए आपको जोर जबरदस्ती किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं कमर्शियल इंटरेस्ट की तो क्षति पहुँचती ही है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या होता है, जब यूरोपियन भारत में आते हैं उनके कमर्शियल इंटरेस्ट को क्षति पहुंचती है। कमर्शियल इंटरेस्ट को क्षति कैसे पहुंचती है? जैसे अब आप जम्मू कश्मीर से लेकर बंगाल तक एक ट्रेड कर रहे हैं, एक ट्रेड अपना पैटर्न चला रहे हैं। हर एक स्टेट में किसी एक किंगडम का अपना अपना राज्य है, हर एक किंगडम का अलग अलग टैक्सेशन का पैटर्न है, तो आपको हर जगह टैक्स अलग अलग से देना पड़ेगा। तो इससे क्या होता है, इससे कमर्शियल इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचता है। ठीक है, इस क्षति पहुंचने के कारण ही जो है सबसे पहले जो है यूरोपियंस ने जो है ट्रेडिंग पैटर्न को छोड़कर भारत के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना शुरू किया। क्योंकि देखिए, कहीं भी आप रहिए, अगर आपके उस रीजन के पॉलिटिक्स पे होल्ड है ना, तो आप कहीं ना कहीं उस रीजन को डोमिनेट कर सकते हैं। सेम चीज़ यूरोपियंस ने भी किया। यूरोपियंस ने वहाँ के पॉलिटिक्स को डोमिनेट करना शुरू किया। जैसे जैसे पॉलिटिक्स को डोमिनेट करने लगे, वैसे वैसे इनका ट्रेडिंग प्रिविलेज जो है, एक ट्रेडिंग एक्टिविटी जो है, वो बढ़कर जो है कॉलोनलिज्म में बदल गया। वो किस में बदल गया? वो बदल गया कॉलोनलिज्म में।
ठीक है, ये लोग कब्जा करने लगे और उसके बाद आप जानते ही आगे क्या होने वाला है। द कमर्शियल राइवलरी अमंग द यूरोपियंस पावर लेड टू पॉलिटिकल राइवलरी एंड दिस नॉट ब्रॉट देम इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर बट विद इंडियन रूलर्स टू। इनके कमर्शियल प्रॉब्लम की वजह से ही, इनके कमर्शियल राइवलरी की वजह से ही इनका पॉलिटिकल राइवलरी जो है वो यूरोपियंस के साथ भी शुरू होता है, जैसा भी आप लोग आगे कार्नेटिक वॉर्स में भी पढ़ेंगे। एंग्लो फ्रेंच वॉर जो कार्नेटिक वॉर्स हुए थे वो भी आप पढ़ेंगे। पोर्टुगीज और डच के बीच में जो वॉर्स हुए थे वो भी अभी आप पढ़ेंगे। इसके बाद इंग्लिश और डच के बीच जो वॉर हुए थे वो भी आप पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर राइवलरी जो है वो कमर्शियल राइवलरी ही है। राइवलरी कमर्शियल है, ट्रेडिंग प्रिविलेज चाहिए, पर पॉलिटिकल कैसे बन जाता है वो, क्योंकि हर एक यूरोपियन पावर को यहाँ पर जो है अपना होल्ड बनाना है। तो उस होल्ड बनाने की वजह से जो है यहाँ पर कमर्शियल राइवलरी जो है वो पॉलिटिकल राइवलरी में बदल जाती है, और इसी पॉलिटिकल राइवलरी की वजह से जो है इंडियन रूलर्स को भी बहुत ज़्यादा परेशानी शुरू होती है। अब हम लोग देखते हैं पोर्टुगीज़ के बारे में। पोर्टुगीज़ जो है वो पहले ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स थे, जिन्होंने भारत पर कदम रखा था, भारत में ट्रेडिंग शुरू किया था। देख लेते हैं पोर्टुगीज़ के बारे में। प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल इनकरेज्ड वॉयजेस फॉर डिस्कवरी ऑफ सी रूट टू इंडिया। ठीक है, प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल जो थे ना, ये प्रिंस हेनरी जो थे ना, इन्हें सी वॉयजेस का बहुत शौक था। ये अपने लाइफ टाइम में बहुत सारे सी वॉयजेस करना चाहते थे, और इन्होंने बहुत सारे सी वॉयजेस को फंड भी किया हुआ है। इनका इंटरेस्ट यूजुअली सी वॉयज में बहुत ज़्यादा होता था। तो प्रिंस हेनरी ऑफ पोर्टुगल जो थे, प्रिंस हेनरी जो थे, उन्होंने वॉयजेस को इनकरेज किया। फर्स्ट पोर्टुगीज हु सक्सीडेड इन रीचिंग द केप ऑफ गुड होप वाज बार्थोलोमो डियाज इन 1487। पहले पोर्टुगीज जो केप ऑफ गुड होप पहुंचे थे वो थे बार्थोलोमो डियाज। कौन से साल में? 1487 में। ठीक है, लेटर फॉलोइंग हिज फुटस्टेप्स, यानी उसी रूट पे चलकर जो है वास्को डा गामा जो है रीच द पोर्ट ऑफ कालीकट। कालीकट पहुंचते हैं वास्को डा गामा ऑन 21 मई 1498, मेकिंग इट अ लैंडमार्क डे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज मैरीटाइम ट्रेड। ही वाज वार्मली रिसीव्ड बाय ज़ेमुरिन, द हिंदू रूलर ऑफ कालीकट, and returned to Portugal in the next year, making huge profits from the Indian cargo that was worth 60 times the cost of expedition. वास्को डा गामा भारत आते हैं सबसे पहली बार 21 मई 1498 को। यहाँ उन्हें हिंदू राजा ज़ेमुरिन जो थे कालीकट के, वो उन्हें यहाँ पर वेलकम करते हैं, और एक साल में 60 गुना ट्रेड करके जो है 60 गुना प्रॉफिट बना के जो है वो यहाँ से लौट जाते हैं। वास्को डा गामा टोटल भारत 3 बार आए थे, अभी हम लोग आगे भी देखेंगे कितनी बार। 1500 में जो है इन 1500 अनदर पोर्टुगीज पेड्रो अल्वारेस कैब्रल अराइव्ड इन इंडिया, एंड इवन वास्को डा गामा टू मेड अ सेकंड ट्रिप इन 1502। 1502 में वास्को डा गामा दोबारा आए थे। आपको पहला और दूसरा जरूर से याद रखना है कि पहली बार कब आए थे? 21 मई 1498, 21 मई 1498, और सेकेंड आए थे 1502 में। उस बीच 1500 में जो है पेड्रो अल्वारेस कैब्रल आए थे भारत। The Portuguese established trading stations at Calcutta, at Calicut, Cananur and Cochin। ठीक है, इन तीनों जगह पे जो है पोर्टुगीज ने अपने ट्रेडिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किए थे, या अगर आप इसे सिंपल सेंस में कहें तो इसे आप फैक्ट्रीज भी कह सकते हैं। फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए थे। फैक्ट्रीज का मतलब वो कारखाना नहीं, वो जहाँ मशीन लगा रहता है वो सब कुछ नहीं। फैक्ट्रीज का सीधा सा मतलब है ट्रेडिंग स्टेशन। ट्रेडिंग स्टेशन में क्या होता है? ट्रेडिंग स्टेशन में ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ होती है, माल का गोदाम होता है जहाँ पर हम लोग ट्रेडिंग किए हुए सारे सामान को रखते हैं। एक ट्रेजरी होता है जहाँ पर हम लोग अपने पैसे वगैरह को रखते हैं। डकैत क्या करते थे? डकैत इसी के ऊपर लूट मार मारते थे, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इनके कमर्शियल इंटरेस्ट हानि में भी पड़ते थे। अब देखिए, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज इन इंडिया वाज फ्रांसिस द अल्मेडा। फ्रांसिस द अल्मेडा जो थे वो फर्स्ट गवर्नर बने थे पोर्टुगीज के। द फर्स्ट गवर्नर, देखिए यहाँ लिखा है, द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द पोर्टुगीज इन इंडिया वाज फ्रांसिस द अल्मेडा। द ब्लू वाटर पॉलिसी, देखिए ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हम लोग जान लेते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। ठीक है, ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी है ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा गड़बड़ा गया, इसको थोड़ा सा ठीक किया जाए।
हाँ, तो ये जो ब्लू वाटर पॉलिसी आप लोग देख रहे हैं ना, ये ब्लू वाटर पॉलिसी, इसको कार्टराइज सिस्टम भी कहते हैं। इसका बहुत सीधा सा मतलब है, इसका मतलब है कि जो भी जहाज इंडियन मैरीटाइम एरिया से होकर गुजरेगी, उन्हें एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स पे करना होगा। कोई भी जहाज, एनी शिप passing through the area of इंडियन मैरीटाइम एरिया से कोई भी जहाज, कोई भी फॉरेन जहाज अगर पास होता है तो उसे टैक्स पे करके ही आगे बढ़ना है। जैसे आप लोग भत्ता कह सकते हैं एक तरीके से कि हाँ, एक किसी स्टेट से किसी स्टेट में कोई सब्जी का व्यापार हो रहा है, सब्जी वाला ट्रक लेके घुसा तो वहाँ पर लोकल भत्ता जो देना पड़ता है, एक तरीके से घूस कह सकते हैं आप, टैक्स भी नहीं कह सकते हैं, घूस कह सकते हैं कि घूस दे के तब आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं भारत से ज़्यादा ट्रेड जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के और कंट्रीज़ के साथ हो रहा था। भारत के साथ तो ट्रेड था ही, पर साउथ ईस्ट एशिया के और भी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। इसलिए वहाँ तक पहुँचने के लिए जो भी फॉरेन शिप्स होते थे, जो भी फॉरेन कंट्रीज़ होते थे, वो यहाँ पर जो है वो बिना टैक्स दिए आगे नहीं बढ़ सकते थे। इट वॉज ए स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेड बाई फ्रांसिस्को de अल्मेडा द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था। द फर्स्ट पोर्टुगीज वायसरॉय ऑफ इंडिया इन द अर्ली 16th सेंचुरी। इट फोकस्ड ऑन एस्टेब्लिशिंग पोर्टुगीज डोमिनेंस ओवर इंडियन ओशियन ट्रेड बाय कंट्रोलिंग सी रूट। अब देखिए इसका रीजन क्या था इस पॉलिसी को लाने का? कंट्रोलिंग सी रूट्स को कंट्रोल करना, पोर्ट्स को कंट्रोल करना, रेदर देन बिल्डिंग अ लार्ज टेरिटोरियल एम्पायर। जब सी रूट ही हमारे कंट्रोल में होगा, पोर्ट ही हमारे कंट्रोल में होगा, तो इनलैंड तो कोई घुस ही नहीं सकता। तो इनलैंड जब कोई घुस नहीं सकेगा तो टेरिटोरियल एम्पायर स्टैब्लिश होगा कैसे? इसलिए सी रूट और पोर्ट्स को यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल करना शुरू किया। इन 1510 द सेकंड गवर्नर अल्फोंसो डे अल्बेरेक्यू, अब ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं यहाँ पर। अल्फोंसो डे अल्बेरेक्यू जो हैं, अल्बुकर्क्यू जो हैं, ये ऐसे इंसान हैं जिन्होंने सती का प्रोहिबिशन, सती के ऊपर प्रोहिबिशन लगाने का कोशिश किया था। लगा नहीं पाए थे, कोशिश किया था इन्होंने, ठीक है। तो अल्फोंसो दे अल्बुकर्क्यू जो हैं, उन्होंने गोवा को कैप्चर्ड किया फ्रॉम द रूलर ऑफ बीजापुर ड्यूरिंग रेन ऑफ सिकंदर लोधी उस समय थे दिल्ली के तख्त पर। एंड देयर आफ्टर गोवा बिकेम द कैपिटल ऑफ द पोर्टुगीज सेटलमेंट्स ऑफ इंडिया। तो पहला कैपिटल कौन सा बनता है? पोर्टुगीज का पहला कैपिटल बनता है गोवा। अल्बुकर्क्यू ऑल्सो कैप्चर्ड मलक्का को भी कैप्चर्ड करते हैं, सीलोन को भी कैप्चर करते हैं, एंड बिल्ड अ फोर्ट एट कालीकट। इस फोर्ट का नाम है फोर्ट सेंट डेविड। अगर मैं गलत होऊंगा तो आप लोग मुझे करेक्ट करेंगे, कभी कभी मैं भी गलत हो जाता हूँ, भले ही एज ए एजुकेटर, बट गलती सबसे ही होती है। तो फोर्ट सेंट डेविड। ही ऑल्सो encouraged his countrymen to marry Indian women. At the time of his death, he left the Portuguese as the strongest naval power in India. ठीक है। अब इन 1530 में नीनो द कुन्हा acquired Diu and Basin from बहादुर शाह ऑफ गुजरात। ठीक है, नीनो द कुन्ना जो है वो डीयू और बेसिन को अक्वायर करते हैं 1530 में फ्रॉम बहादुर शाह ऑफ गुजरात। लेटर पोर्टुगीज सेटलमेंट्स वे आर आल्सो एस्टेब्लिश्ड एट दमन। अब देखिए पोर्टुगीज सेटलमेंट कहाँ कहाँ एस्टेब्लिश किए गए थे? दमन में, सालसीट में, बॉम्बे में ऑन द वेस्ट कोस्ट में, ये 3 जगह, एंड सेंथहोम नियर मद्रास, एंड हुगली इन बंगाल ऑन द ईस्ट कोस्ट। मद्रास में सेंथहोम, बंगाल में हुगली ईस्ट कोस्ट में, और वेस्ट कोस्ट में दमन, सालसीट और बॉम्बे। The Portuguese power declined in the end of 16th century and they lost all the positions in India except Goa, Daman, Diu and Daman. पोर्टुगीज का जो पावर था वो 16th सेंचुरी के एंड तक आते आते पूरी तरीके से डिक्लाइन हो चुका था। सिर्फ 3 जगह जो है इनके पावर जो है, इनके पोजीशंस जो है वो रह गए थे, जो कि है गोवा, दीयू और दमन। इसके आगे और कोई पोजीशन इनका नहीं रह गया था। धीरे धीरे इन्होंने क्या क्या हारा, उसके आगे उस पे आ जाते हैं। इन 1631 पोर्टुगीज लॉस्ट हुगली। सबसे पहले ये हुगली को हारते हैं ड्यूरिंग द रेन ऑफ शाहजहां।
ठीक है। उसके बाद 1661 में पोर्टुगीज किंग गेव बॉम्बे एज अ गिफ्ट टू चार्ल्स टू ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स टू जो उस समय के प्रिंस हुआ करते थे इंग्लैंड के, उन्हें जो है दहेज में ही जो है बम्बई दे देते हैं। मतलब आए हैं ट्रेडिंग करने और समझ लिए हैं कि मेरे बाप का देश है, इसलिए दहेज में जो है बिजनेस करने वाले देश के ही जगह को दहेज में बांटते जा रहे हैं। द मराठास कैप्चर्ड सालसीट एंड बेसिन इन 1739। सालसीट और बेसिन जो इन्हें बीजापुर के किंग से मिला, बहादुर शाह से जो मिला था, वो भी जो है मराठा जो है कैप्चर कर लेते हैं। पोर्टुगीज गिफ्ट्स टू इंडिया। अब देखिए पोर्टुगीज ने भारत को दिया क्या क्या। टोबैको और पोटैटो के कल्टीवेशन। याद रखिएगा पोटैटो और टोबैको जो है वो पोर्टुगीज का ही दिया हुआ है। कॉर्न भी जो है वो भी पोर्टुगीज का ही दिया हुआ है, वो कहीं से नहीं आया है। रेड चिली भी जो है वो पोर्टुगीज का ही दिया हुआ है, ठीक है। ये भी बाहर से आया हुआ है, ये इंडियन नहीं है। तो टोबैको, पोटैटो, कॉर्न, रेड चिली ये सब पोर्टुगीज का दिया हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले भारत को पोर्टुगीज ने दिया। सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस भारत में पोर्टुगीज ने लाया था। और प्रिंटिंग प्रेस लाने का क्या कारण था? प्रिंटिंग प्रेस लाने का कारण जो है रिलीजियस कारण था। इन्हें यहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन करवाना था लोगों का, लोगों को हिंदू या मुसलमान से क्रिश्चियन बनाना था। तो क्रिश्चियन बनाने के लिए यहाँ पर जो है प्रिंटिंग प्रेस होना ज़्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस रहेगा तो बाइबल छपने में आसानी रहेगा, ढो ढो के नहीं लाना पड़ेगा। तो यहाँ बाइबल छपवाते थे प्रिंटिंग प्रेस में, लोगों को बांट के जो है धर्म परिवर्तन करवाते थे। इसलिए जो है प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले 1556 में पोर्टुगीज ने यहाँ शुरू किया। और साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। अब इनके कॉजेज क्या था, डिक्लाइन के कॉजेज क्या क्या थे? रिलीजियस इंटॉलरेंस जो मैंने आपको अभी बताया, ये सबसे पहला कारण था। पायरेसी बहुत ज़्यादा था इनके समय में, ये लोग पायरेसी बहुत ज़्यादा करते थे। क्लैंडस्टीन प्रैक्टिसेस इन ट्रेड एंड डिस्कवरी ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील का डिस्कवरी इनके लिए बहुत बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा क्या 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 कह सकते हैं, एक एडवांटेज बन जाता है, क्योंकि ब्राज़ील भारत से कई गुना बड़ा है। और ब्राज़ील का डिस्कवरी इनके लिए इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ब्राज़ील में जो है भारत से जो है बहुत ज़्यादा प्रकार के खनिज और अलग अलग तरीके के चीज़ पाए जाते हैं। स्पेशली अगर आप अभी के ब्राज़ील को देखें तो ब्राज़ील में पुर्तगाली भाषा ही बोली जाती है। क्यों बोली जाती है? क्योंकि ब्राज़ील का डिस्कवरी ही इन्होंने किया था। तो ये हमारा जो है पोर्टुगीज़ यहाँ पे कंप्लीट होता है। इनके फैक्ट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है बार्थोलोमो डियाज जो थे वो 1487 में जो है केप ऑफ गुड होप तक पहुंचते हैं। उसके बाद लेटर वास्को ड गामा जो है वो 21 मई 1498 में जो है भारत पहुंचते हैं। उन्हें वेलकम किया जाता है कालीकट के रूलर जमोरीन द्वारा। उसके बाद वो 1 साल यहाँ पर ट्रेडिंग करके 60 गुना प्रॉफिट बना के यहाँ से चले जाते हैं। 1500 में जो है पेड्रो अल्वारेस कैबरल आते हैं इंडिया में, और 1502 में वास्को ड गामा दोबारा भारत आते हैं। पोर्टुगीज ने 3 जगह अपने 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 ट्रेडिंग स्टेशन जो है इस्टेब्लिश किए थे, कालीकट, कैन्नौर और कोचिन। गोवा को ट्रेडिंग स्टेशन नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि गोवा जो है वो पुर्तगालियों का हेडक्वार्टर था, वो ट्रेडिंग स्टेशन नहीं था, ठीक है। और गोवा को हेडक्वार्टर 1510 में बनाया गया था, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद पहले गवर्नर जो बनते हैं वो है फ्रांसिस दे अल्मेडा। इनके काल में जो है वो ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की जाती है। ब्लू वाटर पॉलिसी में आपको बता चुका हूँ, ब्लू वाटर पॉलिसी के अंडर में कोई भी ऐसा इंडियन शिप जो पास कर रहा है भारत को, उसे जो है टैक्स पे करना अनिवार्य था। बिना टैक्स पे की आप नहीं पार हो पाइएगा, यहाँ पर आपका सारा सामान जब्त कर लिया जाएगा। कारण क्या था ब्लू वाटर पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने का? ताकि ये लोग जो है एक इंडियन ओशियन ट्रेड पे जो है एक डोमिनेंस बना सके, सी रूट को कंट्रोल कर सके और पोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल कर सके। सेकेंड गवर्नर बनते हैं अल्फांसो दी अल्बुकर्क्यू, जो 1510 में गोवा को जो बीजापुर के सुल्तान से कैप्चर करके गोवा को हेडक्वार्टर बनाते हैं, और गोवा जो है गोवा को कैपिटल भी बनाते हैं पोर्टुगीज सेटलमेंट्स का इंडिया में। इसके बाद अल्बुकर्क्यू जो है वो मलक्का और सीलोन को भी जो है कैप्चर करते हैं। उन्होंने इनकरेज किया अपने लोगों को कि आप जाइए इंडियन वुमेन से शादियाँ कीजिए, ठीक है। 1530 में जो है नीनो दा कुन्हा आते हैं। नीनो दा कुन्हा पोर्टुगीज गवर्नर बनते हैं। इन्हें दीयू और बेसिन जो है बहादुर शाह ऑफ गुजरात से मिलता है। इन्होंने भारत में जो है ट्रेडिंग स्टेशंस वेस्ट कोस्ट पे बनाए, दमन, सालसीट और बेसिन में। मद्रास में जो है सेंथोम पे इन्होंने ट्रेडिंग पोस्ट बनाए, और बंगाल में जो है हुगली पर बनाए।
16 सेंचुरी की एंड तक जो है इनका सारा ट्रेडिंग स्टेशन, सारा पोजीशन जो है वो खत्म हो चुका था, एक्सेप्ट गोवा, दीव और दमन। ठीक है, अब इन्होंने गिफ्ट कौन कौन से दिए थे पोर्टुगीज को, तो आप लोग देख चुके हैं, कॉर्न, रेड चिली, टोबैको और पोटैटो। प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने शुरू किया और मेडिसिनल प्लांट्स में जो वर्क भी इन्होंने शुरू किया। कॉजेस ऑफ डिक्लाइन में आपको बता चुका हूँ। तो ये रहा हमारा पोर्टुगीज। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं डच की तरफ। पहला डच एक्सपेडिशन जो है वो कॉर्नेलियस होटमैन द्वारा किया गया था 1596 में। ठीक है, फर्स्ट डच एक्सपेडिशन विच रीच्ड द ईस्ट इंडीज वाज लेड बाय कॉर्नेलियस होटमैन इन 1596। मार्च 1602 में जो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इस नाम से मैं इस नाम को स्पेल नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स नाम है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है इस्टेब्लिशमेंट होता है मार्च 1602 में। It is often considered to have been the first multinational corporation in the world and also was the first company to issue stock। इस फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे कि पहला मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन इन दी वर्ल्ड जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी, और पहला कंपनी पूरे वर्ल्ड में जिसने स्टॉक इशू किए थे वो भी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ही थी। डच ने अपना सबसे पहला फैक्ट्री जो है वो मासुलीपट्टनम में इस्टेब्लिश किया था 1605 में। ठीक है, उसके बाद अदर डच फैक्ट्रीज और भी डच फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए गए। सबके डेट्स आपको याद ईयर आपको याद रखने का ज़रूरत नहीं है, पर आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि डच फैक्ट्रीज कहाँ का इस्टेब्लिश हुए थे। तो वो हुए थे पुलिकट में, चिंसुड़ा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर। अब पटना जब आप लोग देख रहे हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि ब्रिटिशर्स से पहले भी जो है वो डच आए थे, और डच ने अपना सबसे पहला फॉरेन फैक्ट्री, फॉरेन एंटिटी जो था वो था डच, जिसने पटना में जो है फैक्ट्री सेटअप किया था। उसके बाद बालासोर, सूरत, कराईकाल, नागपट्टिनम एंड कोचिन। इनफैक्ट पुलिकट इमर्ज एज द हेड क्वार्टर्स ऑफ डच। पुलिकट जो है वो डच का हेडक्वार्टर्स बनता है। इन एंड फ्रॉम 1617 द चीफ ऑफ पुलिकट आल्सो फंक्शन एज डच गवर्नर इन इंडिया। The factory at Pulicat known as Fort Galleria, however, Pulicat was later replaced by Nagapattinam। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, पुलिकट में जो है फोर्ट गैलरिया जो है वो इस्टेब्लिश किया जाता है डचेस के द्वारा, और लेटर जो है पुलिकट जो हेडक्वार्टर बनाया गया था 1617 में, उसे चेंज करके जो है नागपट्टनम को जो है वो हेडक्वार्टर बना दिया जाता है। द क्रेडिट ऑफ डिसलॉजिंग द पोर्टुगीज फ्रॉम इंडिया। देखिए, पोर्टुगीज को भगाया भी किसने था, वो डच ने ही भगाया था। इन 1619 द डच कंपनी कॉन्कर्ड जावा को कॉन्कर करते हैं। बाई 1620 थ्रू इफेक्टिवली कंट्रोल द इंग्लिश कंपटीशन इन मलाया आर्किपेलागो थ्रू द फेमस मैसेकर ऑफ इंग्लिशमैन इन एम्बोयना। ये एम्बोयना मैसेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका आप लोग मुझे ईयर बताएंगे कि एम्बोयना मैसेकर कौन से साल में हुआ था। द एंग्लो डच राइवलरी लास्टेड अबाउट 7 डिकेड्स। 70 साल तक चलता है इनके बीच का राइवलरी। विच पीरियड द डच लॉस्ट देयर सेटलमेंट्स टू द ब्रिटिश वन बाय वन एंड द फाइनल कोलैप्स ऑफ द डच केम विद देयर डिफीट बाय इंग्लिश इन द बैटल ऑफ बेदारा। बैटल ऑफ बेदारा होता है 1759 में, जिसमें जो है डच पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं और उन्हें जिसके बाद भारत छोड़ देना पड़ता है। भारत से ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये था डच के बारे में मैंने जितने फैक्ट्स आपको बताए, इससे ज़्यादा नहीं आते हैं। फैक्ट्रीज मेनली आते हैं, फैक्ट्रीज को जो है आपको पिन पॉइंट करना रहता है, यही क्वेश्चंस आते हैं। गवर्नर के बारे में पूछ सकता है, इससे ज़्यादा और फैक्चुअल डाटा नहीं आता है इसमें। देख लेते हैं हम इंग्लिश की तरफ। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंड बाई ए ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज द मर्चेंट एडवेंचरर्स इन 1599। मर्चेंट एडवेंचरर्स नाम की जो है एक कंपनी फॉर्म होती है 1599 में। ये लोग सबसे पहले जो है 1600 में जो है भारत में अराइव करते हैं। इन 1609 में जो है कैप्टन विलियम हॉकिंस अराइव्ड एट द कोर्ट ऑफ मुगल एम्परर जहांगीर। आप लोग याद रखेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। सबसे पहले इंग्लिशमैन जो हैं वो थे कैप्टन विलियम हॉकिंस, जो 1609 में जो है मुगल एम्परर जहांगीर के कोर्ट में जो है अपीयर होते हैं। ठीक है, किस लिए अपीयर होते हैं? टू सीक परमिशन टू इस्टेब्लिश इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर एट सूरत।
सूरत में जो है इन्हें इंग्लिश ट्रेडिंग सेंटर बनाना था। ये लोग उसके परमिशन के लिए जो है अपीयर करते हैं, पर इन्हें जो है परमिशन नहीं दी जाती पोर्टुगीज़ के प्रेशर के कारण। पोर्टुगीज़ इस समय में जो है थोड़ा अच्छे दमदार यहाँ पर इस्टेब्लिश कर चुके थे। आप लोगों ने उसमें भी देखा होगा, क्या कहते हैं, संभाजी फ़िल्म में भी देखा होगा कि वहाँ पर आपको इंग्लिशमैन एक एक सीन में आपको एक इंग्लिशमैन दिखाया जाता है, या वो पोर्टुगीज़ तो मुझे पता नहीं, पर कोई एक फॉरेन एंटिटी दिखाया जाता है, तो कहीं न कहीं इस्टेब्लिशमेंट उस समय हो चुका था। लेटर 1612 में जो है वो जहांगीर फरमान इश्यू करते हैं, परमिशन लेटर टू द इंग्लिश, एंड दे इस्टैब्लिश अ ट्रेडिंग फैक्ट्री एट सूरत इन 1613। यानी 16 मासुलीपट्टनम से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है। सबसे पहला फैक्ट्री भारत में इस्टेब्लिश हुआ था इंग्लिश का, ईस्ट इंडिया कंपनी का सबसे पहला फैक्ट्री भारत में इस्टेब्लिश हुआ था सूरत में 1613 में। कंफ्यूज नहीं करिएगा, 1613 सूरत सबसे पहला फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुआ था। मासुलीपट्टनम बहुत लोग टिक मार के आया था, मैं भी टिक मार के आया था, पर कंफ्यूज नहीं करना है। In 1615, Sir Thomas Roe came to Mughal court as ambassador of James I, the King of England, and obtained permission from Jahangir to establish trading factories in different parts of India. अब जेम्स वन के जो है एक एम्बेसडर बन के जो है थॉमस रो आते हैं 1615 में जहांगीर के कोर्ट में। तो जहांगीर के कोर्ट में कितने लोग आ चुके? जहांगीर के कोर्ट में जो है 2 लोग आ चुके। पहले कैप्टन विलियम हॉकिंस आए थे, ठीक है, उसके बाद सर थॉमस रो आए। यानी विलियम हॉकिंस और थॉमस रो, ये 2 लोग जहांगीर के कोर्ट में आए थे। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। Thus by 1619 English established their factory at आगरा, अहमदाबाद, बड़ौदा, भरूच, ये सारे जगह जो है इंग्लिश ने अपने फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लिए थे। 1639 में जो है फ्रांसिस डे obtained the site of Madras from Raja Chandagiri, which was named Fort St. George. Madras soon replaced Masulipattnam as the headquarters of English on the Coromandel coast. यानी पहले जो है वो मासुलीपट्टनम को बनाया गया था हेडक्वार्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी का, बट 1639 में जो है फ्रांसिस डे जो थे होते हैं, उन्होंने मद्रास को जो है राजा ऑफ चंद्रगिरी के राजा से जो है वो लीज पर ले लेते हैं, और मद्रास को बनाया जाता है हेडक्वार्टर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर्ड बॉम्बे फ्रॉम चार्ल्स टू। चार्ल्स टू से इन्होंने बॉम्बे ले लिया। बॉम्बे इन्हें चार्ल्स टू से कैसे मिला? तो चार्ल्स टू को जो है वो प्रिंस हेनरी जो है वो अपनी बहन की शादी में दहेज दे देते हैं। तो चार्ल्स टू जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बॉम्बे लीज पर दे देते हैं। कितने लीज पर? 10 पाउंड्स, 10 पाउंड के लीज पर जो है 1668 में जो है वो दे देते हैं। बॉम्बे बिकेम द हेडक्वार्टर्स ऑफ द कंपनी ऑन वेस्ट कोस्ट। यानी ईस्ट कोस्ट पे जो है वो मद्रास बनता है हेडक्वार्टर, और वेस्ट कोस्ट पे जो है वो बॉम्बे बनता है हेडक्वार्टर। In 1690 an English factory was established at a place called सूतानती by जॉब चार्नोक। जॉब चार्नोक द्वारा जो है सूतानती में इंग्लिश फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया जाता है 1690 में। उस फोर्टिफाइड सेटलमेंट को, उस इंग्लिश फैक्ट्री, उस फोर्टिफाइड सेटलमेंट को बाद में जो है फोर्ट विलियम नाम दिया जाता है, जो कि अभी आप लोग जानते हैं कि हमारा ईस्टर्न कमांड भी है। फोर्ट विलियम में ही हमारा ईस्टर्न कमांड भी है। बहुत सुंदर जगह है, मैं तो यहीं पर रहता हूँ, मेरा आना जाना है रेगुलर। आप लोग कभी आएँ तो ईस्टर्न कमांड ज़रूर देखने हैं। बहुत सुंदर से जो है यहाँ ब्यूटिफिकेशन किया गया है, जो कि लेटर बिकेम द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। बाद में जो है ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल बनता है। In 1701, Aurangzeb ordered the general arrest of all Europeans in India due to their aggressiveness on Mughal ships and territory, but English could be controlled only for a short time. ये सब तो देखिए चलते ही रहता है, ये सब बहुत कॉमन चीज़ है, थोड़ा मोड़ा चलते रहता है। In 1750, John Sherman, the governor of Calcutta, and William Hamilton cured मुगल एम्पर फर्रुख सियर। अब इसके बारे में आप लोग जानते ही हैं कि विलियम हैमिल्टन जो है वो मुगल एम्पर फर्रुख सियर का जो ग्रॉइन में जो है प्रॉब्लम हुआ था, सूजन हो गया था, उसको ठीक कर देते हैं, सर्जरी करके सही कर देते हैं, और इस सर्जरी को करने के बाद उन्हें जो है फरमान मिल जाता है 1717 का, जिसे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी भी कहते हैं। तो ये क्या करते हैं, इन्हें फरमान मिलता है, ट्रेडिंग प्रिविलेज मिल जाता है बंगाल, गुजरात और हैदराबाद में। मेनली बंगाल, बिहार और उड़ीसा में मिलता है, पर इनका जो है इस्टेब्लिशमेंट बंगाल, गुजरात, हैदराबाद तक पहुंच जाता है। ये सारे फैक्ट जो है, ये सारे इंग्लिश
ये सारे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अराइवल के फैक्ट्स थे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने नहीं है, इतना ही आपको पढ़ना है। थोड़ा मोड़ा अगर आपको एक्स्ट्रा एडिशन मिल जाता है आपको घटना चक्र में, तो वो आप बाद में जो है नोट्स का पीडीएफ में अगर आप मांगेंगे तो मैं दूंगा, तो उसमें आप ऐड कर सकते हैं। देखते हैं डेन्स के बारे में। डेन्स का बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम था, देख लेते हैं। डेन्स फॉर्म्ड एन ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1616। डेन्स का भी अपना ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन्होंने 1616 में इस्टेब्लिश किया था। डे इस्टेब्लिश सेटलमेंट एट ट्रैंक्वेबार। इनका पहला सेटलमेंट इस्टेब्लिश होता है ट्रैंक्वेबार में 1620 में। एंड एट श्रीरामपुर, बंगाल में एक श्रीरामपुर नाम का जगह है, वहाँ पर 1676 में इनका सेकेंड जो है सेटलमेंट जो है वो इस्टेब्लिश होता है। श्रीरामपुर वाज देयर हेडक्वार्टर्स इन इंडिया। श्रीरामपुर को ही जो है ये लोग अपना हेडक्वार्टर बनाते हैं। However, they failed to strengthen themselves in India and were forced to sell all their settlement in India to the British in 1845. ये जो डेन्स है ना, ये आए थे नेदरलैंड से। ठीक, नहीं सॉरी, डेन्स नेदरलैंड से नहीं आए थे। सॉरी, मैं गलत बता रहा हूँ आपको। डेन्स नेदरलैंड से नहीं आए थे, मुझे भी याद नहीं है, क्योंकि नेदरलैंड से आने वाले जो थे वो डच थे। नेदरलैंड से आने वाले कहीं ना कहीं, सॉरी मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ये आए थे नेदरलैंड से। यस, डेन्स जो थे वो डेनमार्क से आए थे। ये जो है ये डेनमार्क से आए थे। तो ये बहुत ज़्यादा कोई बड़ी कंट्री थी नहीं, इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे। तो इन्होंने, लास्टली मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। इन्होंने अपना सारा कारोबार जो है वो बेच बाच के, जो दो ही इनके थे ट्रेडिंग सेटलमेंट, मेनली डेन्स का ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। मैंने बहुत ऐसे डेन्स के एरियाज देखे हैं, डेन्स के समय में बनाए हुए बिल्डिंग्स को देखे हैं, जिनका आपको प्रादुर्भाव ज़्यादा से ज़्यादा पश्चिम बंगाल में ही मिलेगा। तो डेन्स का मेनली सेटलमेंट पश्चिम बंगाल में ही था। ये लोग 1845 जो तक जो है बंगाल में ही रहे हैं, और उसके बाद बेच बाच के लोग चले गए हैं। कुछ इनका रहा नहीं है, हो गया काम, चल दिया अपना। देख लेते हैं आगे फ्रेंच के बारे में। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम भी बहुत अजीब सा है। मैं नाम आपको जो है वो प्रोनाउंस करके बताऊंगा नहीं, क्योंकि हमसे होगा नहीं, मेरा जीभ बाहर आ जाएगा गिर के, इसलिए जो है हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनाया गया था बाय कॉलबर्ट, अ मिनिस्टर अंडर लुई 14। ठीक है। 1668 में जो है फ्रांसिस कैरोन इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट फैक्ट्री इन सूरत। पहला फैक्ट्री जो है फ्रांसिस कैरोन इस्टेब्लिश करते हैं 1668 में सूरत में। याद रखेंगे, इंग्लिश का भी पहला फैक्ट्री 1613 में सूरत में, और फ्रेंच का भी पहला फैक्ट्री 1668 में सूरत में। लेटर मैरकरा सेट अप ए फैक्ट्री एट मासुलीपट्टनम इन 1669। 1669 में फ्रेंच जो है मासुलीपट्टनम में भी एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं। 1673 में जो है फ्रैंकोइस मार्टिन फाउंडेड पौंडीचेरी, जहाँ पर वो फोर्ट लुइस को इस्टेब्लिश करते हैं, द हेडक्वार्टर्स ऑफ द फ्रेंच पोजीशन इन इंडिया, एंड बिकेम द फर्स्ट गवर्नर टू। अब अगर आप भी पौंडीचेरी जाएंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्रेंच लैंग्वेज में लिखे हुए साइन बोर्ड्स पे मिलेंगे, क्योंकि आज भी वहाँ पर फ्रेंच लोग आते हैं, फ्रेंच लोग रहते हैं, इसलिए वो जगह थोड़ा कॉस्टली भी है। पर 1673 में जो है वो फ्रांसिस मार्टिन जो थे पौंडीचेरी को इस्टेब्लिश करते हैं। वह फोर्ट लुइस आज भी आप जाकर पौंडीचेरी में देख सकते हैं। आप लोग मुझे बताएंगे कि अभी पौंडीचेरी का जो है वो गवर्नर जनरल कौन है, सॉरी हाँ गवर्नर कौन है, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर। मेरे से कभी कभी मिस्टेक्स ऐसे होता है ना कि मैं क्या बताऊं। ऐसा मिस्टेक होगा ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। पौंडीचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है। इसके बाद 1619 में जो है चंदन नगर जो है वो अक्वायर किया जाता है शाइस्ता खान से, जो मुगल गवर्नर होते हैं। यानी आप देख रहे हैं कि सबसे पहला फ्रेंच फैक्ट्री, फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट जो है बंगाल में कहाँ पर बनता है, चंद्रनगर में बनता है। कौन से साल में, 1619 में। अदर फ्रेंच फैक्ट्रीज कौन कौन से थे, तो वो थे माही, बालासोर, कासिम बाजार और करैकाल। ये चारों जगह जो है अदर फ्रेंच फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश किए गए। अब द अराइवल ऑफ जोसेफ फ्रांसिस डुप्लेक्स एज फ्रेंच गवर्नर इंडिया इन 1742 saw the beginning of Anglo-French conflict which resulted in famous Carnatic।
फ्रांसिस ड्यूप्लिक्स जब भारत आते हैं, ड्यूप्लिक्स जब भारत आए, उनके भारत आने के बाद जब वो 1742 में भारत आते हैं, उनके पॉलिसीज़ इस टाइप के थे। उनके पॉलिसीज़ जो है यूजुअली इंडियन पॉलिटिक्स में जो है इंटरवेंशन सबसे पहले इन्होंने ही शुरू किया था। ये इतना आपको अपने आप को चालाक समझते थे, ये सोचते थे कि चलो घुस जाते हैं उसके पॉलिटिक्स में, अब घुस के जो है हम अपना भी फायदा बना लेंगे। तो ये जो है ज़्यादा घुसने का कोशिश कर रहे थे। इनका घुसना देख के जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी घुसना शुरू किया, और उसके बाद आप इतिहास जानते ही हैं 1947 तक क्या क्या हुआ हम लोगों के साथ। तो यही सबसे बड़ा कारक थे, यही जो है एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट शुरू करवाते हैं। एंग्लो फ्रेंच कन्फ्लिक्ट में जो है वो निज़ाम, कर्नाटिक, ये वो बहुत सारे किंग्स भी जुड़ते हैं, मराठा भी जुड़ते हैं, हैदर अली भी घुसते हैं। ये लोग के कारण जो है अलग अलग कन्फ्लिक्ट शुरू होता है, इंटरनल कन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा था, जिसके कारण जो है ये चीज़ें शुरू होती हैं। अब आप क्रोनोलॉजी जान चुके हैं कि किस क्रोनोलॉजी से कौन कौन भारत में आया। सबसे पहले भारत में आते हैं पोर्टुगीज़। यार देखिए मैं स्पेलिंग भी भूल जाता हूँ कभी कभी। दूसरे आते हैं आपके भारत में डच। तीसरे आते हैं इंग्लिश। इंग्लिश के बाद आते हैं डेन्स। उसके बाद आते हैं फ्रेंच। अगर आप ईयर मुझसे पूछें तो पोर्टुगीज़ आते हैं 1498 में, ठीक है। डच का ईयर मुझे याद तो खैर है नहीं, मैं एक बार देख लेता हूँ, मैं भी कभी कभी भूल ही जाता हूँ। डच सबसे पहले आते हैं 1596 में, ठीक है। डच सबसे पहले आ जाते हैं 1596 में। डच सबसे पहले आते हैं 1596 में। इंग्लिश आते हैं सबसे पहले 1600 में। डेन्स आते हैं आई गेस 1664 में। 1616 में जो है वो डेन्स आते हैं, ठीक है। 1664 में फ्रेंच आते हैं। 1616 में जो है वो डेन्स आते हैं, और 1664 में जो है वो फ्रेंच आते हैं। ये अब ईयर वाइज जो है वो याद रखेंगे कौन कब आया है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस में ये लोग नहीं आए हैं, एक दूसरे को जैसे ही ट्रेड बढ़ाते देखे हैं इन लोग को अंदर जो है जलन पैदा हुआ है, और लोग तुरंत जो है भारत में जो है प्रवेश करना शुरू किए हैं। तो ये था आज का हमारा वीडियो। इतना ही इन्फॉर्मेशन अगर आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको ज़्यादा कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बीपीएससी में वेटेज भी उतना ज़्यादा है नहीं अराइवल ऑफ यूरोपियंस का। आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखें तो आपको ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे नहीं, वेटेज बहुत ज़्यादा कम है। वेटेज देखिए आपको बीपीएससी में यूजुअली 1885 के 1857 के बाद से ही मिलेगा। 1857 की क्रांति से लेकर उसके बाद से ही आपको वेटेज ज़्यादा मिलता है, उसके पहले का वेटेज थोड़ा कम रहता है, बट पढ़ना ज़रूरी है। तो इसमें जितना मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स दिए हैं, जितना इन्फॉर्मेशंस दिए हैं, वो आपको अच्छे से पढ़ना है। रिवीजन करने के लिए आप 1-2 बार वीडियो को देख भी सकते हैं। वीडियो पे कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पेमेंट आपको कुछ करना है नहीं, फ्री में सारा कुछ पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, और एंड तक इंटरव्यू तक आपको सब कुछ फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो चिंता की कोई बात नहीं है। क्लासेस रेगुलरली चल रहे हैं, क्लासेस रेगुलरली चलेंगे। तो करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।